राजधानी दूल्हा मिल गया। जनवरी की सर्द सुबह जब सारा शहर ठंड से कांप रहा था, दिवाकर गुस्से में उबल रहा था। कभी प्यून पे बरसता, कभी पीए पर। सुबह तो वो बीवी से भी झगड़ पड़ा था, लेकिन बीवी अदिति उल्टा गुस्सा हो गई। देखो, तुम सीनियर एचआर मैनेजर अपने ऑफिस में हो गए, मुझ पर रौब मत झाड़ो। अगर 121 करोड़ हिंदुस्तानियों में तुमको अपनी बहन के लिए कोई लड़का नहीं पसंद आ रहा तो किसी और देश में ढूंढ लो ना, लेकिन मेरा मूड मत खराब करो। हद हो गई। अब ये भी दिवाकर को ही दोष दे रही है। वैसे भी बहन विदु की शादी ना होने का सारा दोष मम्मी पापा उसी के सर पे डालते हैं। वैसे तो मम्मी पापा कहते हैं भाई शादी ब्याह तो संजोग की बात है, या फिर जोड़ियां तो भगवान स्वर्ग में बनाते हैं। अरे हम लोग कौन होते शादी लगाने वाले। और यहाँ दिवाकर ने विदु के लिए 8-10 लड़के क्या नापसंद किए, सब पानी पी पी कर उसको ही कोसने लगे। मतलब शादी लग जाए तो क्रेडिट भगवान का, और टूट जाए तो डिसक्रेडिट दिवाकर का है, नहीं था। और कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। कोई सिगरेट पीता है, कोई पान मसाला खाता है, किसी की नौकरी विदु को पसंद नहीं आती, किसी की पर्सनालिटी नहीं अच्छी लगती। और कल तो हद हो गई। जो लड़का मिलने आया था उसकी जीन्स घुटनों से फटी हुई थी। अदिति ने बाद में समझाया कि ये फैशन है, और उसका कहना था कि भाई कैसे पता कि वो फैशन कर रहा है या उसकी जीन्स सचमुच फट गई है। अब फटी जीन्स वाले कोई डिस्क्लेमर चिपका के तो चलते नहीं है ना कि ये फैशन है, ये ना समझे कि हमारे पास पैसे की कमी है, फटे कपड़े पहने हैं। दिवाकर ख्यालों में उलझा था कि आवाज आई, मे आई कम इन सर? दिवाकर ने सर उठाकर देखा तो देखता रह गया। सामने एक हैंडसम नौजवान खड़ा था। फॉर्मल ब्लैक पैंट, सेल्फ डिजाइन लाइट ब्लू शर्ट और आंखों पर ब्लैक रिम का चश्मा। राहुल नाम का वो नौजवान बता रहा था कि उसने आज ही कंपनी ज्वाइन की है, और दिवाकर के दिल में गाना बज रहा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। दिवाकर का मानना था कि शरीफ लोग या तो सिंगल कलर शर्ट पहनते हैं या सेल्फ डिजाइन, और ब्लू कलर का तो कहना ही क्या। एक वो नालायक था, फटी जीन्स के साथ चीता प्रिंट शर्ट पहन के आ गया था। कल वाले लड़के की याद आते ही उसका मुंह बन गया। राहुल को बैठने को कहकर उसने उसके हाथ से ज्वाइनिंग फॉर्म करीब करीब छीन लिया। फॉर्म में मैरिटल स्टेटस का कॉलम ढूंढते हुए उसका दिल राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से धड़क रहा था, लेकिन वहां अनमैरिड शब्द देखते ही वो मुस्कुराने लगा। चाय ऑर्डर करने तक वो पूरी रणनीति बना चुका था। राहुल को बातों में उलझाकर दिवाकर उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। काली चाय पीते हुए उसने सफेद झूठ बोला, नेक्स्ट मंथ मैं एम्प्लॉयज गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कुछ सजेस्ट करो भाई। हार्ड ड्रिंक्स कौन कौन सी रखी जाए, तुम तो अल्कोहल लेते होगे। राहुल ने हंसकर कहा, नो आइडिया सर, आई एम अ टीटोटलर। खुशी छिपाते हुए दिवाकर ने हैरानी जताई, अच्छा स्मोक तो करते होगे? नहीं सर, मैं बहुत बोरिंग हूं। राहुल फिर हंसा। अगले 1 घंटे में बातों ही बातों में दिवाकर उसकी सारी अच्छी बुरी आदतें जान चुका था और उसको दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर मान चुका था। उसने ये भी पता कर लिया था कि राहुल की कमजोरी है घर का बना खाना, जिसके लिए वो 5 स्टार होटल तक का खाना छोड़ सकता है। राहुल के जाते ही उसकी मुट्ठियां सलमान खान के अंदाज में भिज गईं और आंखों में वैसा ही दृढ़ निश्चय दिखने लगा जैसा शोले फिल्म में गब्बर को पकड़ने के लिए संजीव कुमार की आंखों में था। बाकायदा पेन और पेपर लेकर वो राहुल को इंप्रेस करने का मास्टर प्लान बनाने लगा। शाम को दिवाकर बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी डिस्कवरी किसी को बताई नहीं। बीवी ने रोज की तरह चाय के साथ तानों की बौछार भी पेश की तो वो बोला, अब कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा तो क्या करूं भाई, मैंने तो कहा इससे खुद लड़का ढूंढ ले। भाई की बात पर विदु बोली, हाँ बिल्कुल बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा है ना, पर उसके साथ जो स्टार्स लगा के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है कंडीशंस अप्लाई, उसका क्या? शक्ल और जॉब की तो बात ही क्या, लड़के के चलने बैठने खड़े होने का स्टाइल सब आपकी पसंद का होना चाहिए, और लड़के की स्माइल भी तो अच्छी होनी चाहिए। भाभी बोली तो विदु हंसने लगी। पिछले महीने एक रिश्ता आया था। दिवाकर ने सोशल मीडिया में लड़के की फोटो खंगाली और प्रोफाइल पिक्चर देखकर उसको नापसंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पिक्चर में वो लड़का प्रेम चोपड़ा की तरह मुस्कुरा रहा था। बोला,
अरे जो लड़का प्रोफाइल पिक्चर में इतनी कुटिल मुस्कान वाली फोटो लगाता हो वो असल जिंदगी में कितना कुटिल होगा सोचो है। विदु हंसते हुए बोली, भाभी अच्छा हुआ आपके भाई इतना अच्छा लड़का ढूंढने नहीं चले थे, वरना आप तो कुंवारी रह जाती। दिवाकर ने मन ही मन कहा, उड़ा लो हंसी, जब राहुल को देखोगी ना सब भूल जाओगी। मोबाइल पर मैसेज अलर्ट आया तो विधु ने ठंडी सांस भरकर फोन उठाया। उसकी सहेलियां मैसेज आते ही झपट के उठाती हैं, लेकिन विधु को पता है कि उसके लिए मैसेज किसी बैंक या शॉपिंग साइट का होगा या किसी फर्जी लॉटरी कंपनी का। कोई लव मैसेज थोड़ी होगा। स्कूल कॉलेज के दिनों में सारी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन भैया के डर से कोई लड़का पास ही नहीं आता था। विधु को सालों पुरानी बात याद आ गई। विधु को याद था 3 साल बड़े भैया के डर से क्लास के लड़के उससे दूर ही रहते थे। हाँ, एक बार जब वो स्कूल में थी तो एक जांबाज लड़के ने हिम्मत की थी। जब वो 9वीं में थी, उसकी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था, पड़ोस में ही रहता था। बचपन में शायद भैया के साथ क्रिकेट भी खेलता था, तभी इतना कॉन्फिडेंस बटोर लिया था उसने। संस्कृत पढ़ने के बहाने घर पहुंच गया। उसको देखकर विधु बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन जब तक उसको बैठने को कहती भैया आ गए। बेचारा सकपका गया था। फिर हिम्मत बटोर के बोला, वो मैं विधु से संस्कृत समझने आया था। भैया कम थोड़े थे। विधु से बोले, जा चाय बना ले। और फिर बोले, अरे संस्कृत, अरे विधु क्या समझाएगी, मैं पढ़ाता हूँ। उधर पतीले में चाय का पानी और विधु के मन में गुस्सा एक दूसरे से उबलने का कंपटीशन कर रहे थे, और इधर भैया उस लड़के से बालकम बालको बालका और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पूछे जा रहे थे। पूरे आधे घंटे तक भैया से बालक बालिका और पुष्प के संस्कृत रूप पढ़ने के बाद जब बेचारा जान छुड़ाकर वापस चला तो भैया बोले, कल फिर आ जाना, और हाँ, बालक और बालिका का शब्द रूप 3-3 बार लिख के लाना, ठीक है। बेचारा बालक ऐसा भागा कि अगले दिन से विधु नामक बालिका को देखकर ही गच्छामी होने लगा। ये किस्सा याद करके आज भी विधु को हंसी आ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ दिवाकर में मैच्योरिटी जरूर आई थी, लेकिन बहन के लिए प्यार वैसा ही था। उसने अपने मन के एल्बम में विधु की फोटो के साथ एक फ्रेम खाली छोड़ा हुआ था। आज उसी फ्रेम में राहुल की फोटो फिट करके वो खुश लग रहा था, जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई हो। दिवाकर की मुस्कान पर विधु और अदिति भी गौर कर रही थीं। दिवाकर ने भी ज्यादा दिन सस्पेंस नहीं रखा और अनाउंस कर दिया कि उसने अपने ऑफिस के एक लड़के को लंच पे बुलाया है। मुबारक हो, तुम्हारे भैया को कोई राजकुमार मिल ही गया, भाभी ने छेड़ते हुए कहा तो विधु थोड़ी गंभीरता से बोली, ये कैसे हुआ भाभी? प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत बड़े नहीं है मुझसे। और दोनों हंस पड़ी। लेकिन अगले दिन जब राहुल घर आया तो विधु का दिल किया कि काश भैया इस लड़के में कोई कमी ना निकालें। राहुल का हंसमुख नेचर, उसकी सादगी, ये देख के वो फिदा हो गई। इस सब से बेखबर राहुल मजे से खाना खाने में लगा था। पेट भरकर खाने और जी भर के तारीफ करने के बाद जब राहुल ने विदा ली तो दिवाकर खुश था। मिशन लंच सफल रहा था। ये लंच तो बस शुरुआत थी, अब तो आए दिन राहुल की दावतें होने लगी। दिवाकर ने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी और इसी के सहारे उसको इम्प्रेस करने में लगा था। एक दिन सुबह सुबह उसने अदिति को उठाया, सुनो, कद्दू की कढ़ी मेथी से छौंकते कि हींग से? अदिति ने जमाई लेते हुए कहा, हाँ? किसी बाबा जी ने कहा क्या कद्दू की कढ़ी खाने से कृपा बरसेगी? अरे नहीं भाई। कहते कहते दिवाकर आवाज नीची करके भेद भरे स्वर में बोला, राहुल अपनी माँ के हाथ की कढ़ी याद कर रहा था। मैंने कहा विधु भी बहुत अच्छी बनाती है, बनवा के टिफिन में ले आऊंगा। क्या? अदिति चौंक कर उठ गई। इतना बड़ा झूठ? अरे चाय के सिवा कुछ बनाया विधु ने आज तक? दिवाकर इत्मीनान से बोला, अरे वो भाई ही क्या जो बहन की शादी के लिए जरा सा झूठ भी न बोले, और वो भी तब जब इतना अच्छा लड़का सामने हो। तुम तो बस ये मेथी और हींग का कंफ्यूजन दूर कर दो भाई। नेट पे हर रेसिपी में अलग अलग लिखा है। अदिति का दिल किया सर पीट ले, लेकिन दिवाकर लैपटॉप खोलकर रेसिपी ढूंढने में जुट गया। अब तो ये रोज का किस्सा हो गया। दिवाकर रोज सुबह उठकर कोई नई रेसिपी आजमाता और टिफिन में ले जाकर राहुल को खिलाता। कभी मूंग की बड़ी, कभी अमरूद की चटनी, कभी कटहल के कोफ्ते। हर संडे राहुल का लंच घर पे ही होता।
एक संडे खाने के बाद विदु चाय बना के लाई तो पहला घूंट भर के राहुल मुस्कुराया। चाय बहुत अच्छी बनी है। विदु ने शर्मा कर थैंक यू कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कानों तक फैलती मुस्कान छुपाने के लिए दिवाकर मोबाइल पर मैसेज पढ़ने का नाटक करने लगा। साफ था राहुल और विदु के बीच फूड केमिस्ट्री के अलावा एक और केमिस्ट्री बनने लगी थी। वो देख रहा था कि आजकल संडे लंच में राहुल एक्स्ट्रा तैयार होके आता है और विदु वैसे तो लोअर और टी शर्ट पहन के बाजार चल देती है, लेकिन संडे को बड़े शौक से साड़ी या सलवार सूट पहनती है। उसने शोले के संजीव कुमार के अंदाज में अपने आप से कहा, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और फिर दिवाकर ने लंच टाइम में राहुल के सामने मूंग के हलवे के साथ साथ शादी का प्रपोजल भी रख दिया। पहले राहुल चौंका, फिर हलवे के आखिरी दाने को चम्मच से समेटते हुए शर्मा के बोला, सर मुझे क्या एतराज होगा, विदु जी इतनी अच्छी हैं, खाना इतना अच्छा बनाती हैं। शादी के प्रपोजल में खाने का जिक्र दिवाकर को थोड़ा खटका, लेकिन उसने अपने दिल को उसी लॉजिक से समझा लिया। वो भाई ही क्या, बस दोनों के माता पिता को बुलाकर बात पक्की हो गई। दिवाकर अब खुश था, लेकिन यह खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई। राहुल और विदु की सगाई हो गई और शादी का मुहूर्त 4 महीने बाद का निकला। इस बीच दिवाकर का दिल घबराने लगा। उसको डर लगने लगा कि कहीं राहुल को सच्चाई ना पता लग जाए। उसने विदु को भी अपने झूठ के बारे में कहां बताया था, इसलिए वो राहुल और विदु को अकेले नहीं मिलने देता। एक दिन राहुल घर आया। उसने विदु से धीरे से पूछा, आज मूवी देखने चलें? विदु के कुछ कहने के पहले ही दिवाकर ने माइक संभाल लिया। हाँ, मैं अभी 4 टिकट बुक कर लेता हूँ। तुम्हारी भाभी भी कब से कह रही है पिक्चर देखने को। विदु ने मजबूर नजरों से भाभी को देखा तो भाभी ने कंधे उचका दिए। करती भी क्या? दिवाकर तो जैसे उस पहेली को हल करने में लगा था जिसमें शेर, बकरी और घास का बंडल एक दूसरे से अलग रखने का चैलेंज होता है। उसकी पूरी कोशिश होती कि राहुल और विदु उसके सामने ही मिले या फिर दोनों में से एक उसकी नजरों के सामने रहे। घर पर पूरे समय विदु पे नजर रखता और ऑफिस में राहुल पर। दोनों शॉपिंग पे जाएं या डिनर पर दिवाकर हमेशा साथ होता। और तो और मूवी हो या रेस्टोरेंट, दोनों के बीच की कुर्सी पे बैठ जाता। उसको डर था कि कहीं दोनों फोन नंबर ना एक्सचेंज कर लें। अदिति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि कुछ दिन बाद उसके दिल में एक दूसरा डर पैदा हो गया। एक दिन उसने सपने में देखा कि विदु की सास उससे पूरे गांव का खाना बनवा रही है और विदु जोर जोर से रो रही है। नींद खुली तो वो पसीने पसीने हो रहा था। अब वो एक नई चिंता में पड़ गया। जब शादी के बाद सच पता लगेगा तो विदु का क्या हाल होगा? वो बेचारी तो किसी से लड़ भी नहीं पाती। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, दिवाकर का डर भी बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे लालच में आकर गरम गरम गुलाब जामुन मुंह में डाल दिया हो और अब न खाया जा रहा था न छोड़ा। एक दिन वो टीवी पर बंदनी पिक्चर देख रहा था। आशा भोसले की आवाज में इमोशनल सॉन्ग जैसे ही शुरू हुआ, उसके आंसू बहने लगे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। उसे स्क्रीन पर विदु की शक्ल दिखने लगी, जो शादी के बाद झूठ खुल जाने पर रोते हुए भाई को याद कर रही हो। कुर्ते की बाहों से आंसू पोंछते हुए उसने फैसला कर लिया कि वो अब इस झूठ का बोझ और नहीं उठाएगा। बहुत सोचने के बाद दिवाकर ने फैसला किया कि राहुल को सच बता देगा। शादी के बाद कोई विदु से कुछ कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। संडे को हमेशा की तरह दिवाकर के घर पर लंच करने के बाद ड्राइंग रूम में बैठा राहुल मन ही मन अंदाजा लगा रहा था कि स्वीट डिश में क्या होगा, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा या खीर। तभी दिवाकर की गंभीर आवाज गूंजी, राहुल मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। मन ही मन खीर का स्वाद महसूस कर रहे राहुल को लगा जैसे किसी ने मुंह में कड़वा करेला ठूंस दिया हो। उसने विदु को देखा जो और ज्यादा घबरा गई थी। दोनों सोच रहे थे कि दिवाकर को पता तो नहीं चल गया कि दोनों जॉगिंग के बहाने सुबह 5 बजे पार्क में मिलते हैं। कमरे में सन्नाटा था।
दिवाकर अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे चहलकदमी कर रहा था और राहुल और विधु धड़कते दिल से ऐसे ताक रहे थे जैसे वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले टैक्स पेयर टीवी को ताकते हैं। दिवाकर बोला, राहुल मुझे गलत मत समझना, लेकिन रिश्ते झूठ पे नहीं बनते। अब तो दोनों को यकीन हो गया कि चोरी पकड़ी गई। सर वो मैं राहुल सफाई देना चाह रहा था, लेकिन दिवाकर अपनी ही धुन में बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला था, विधु को खाना बनाना नहीं आता है। इसके बाद 10 मिनट के कन्फेशन स्टेटमेंट में उसने अपने सारे झूठ कबूल कर लिए। फिर थोड़ा रुक कर सर झुका कर बोला, मैं अपनी गलती मान रहा हूं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राहुल मुस्कुराया, गलती कैसी सर? वो भाई ही क्या जो बहन की शादी के लिए जरा सा झूठ भी ना बोले? दिवाकर ने हैरानी से सर उठाया। राहुल फिर बोला, मुझे विधु ने बता दिया है कि उसको खाना बनाना नहीं आता, पर इतनी जरा सी बात पर मैं विधु जैसी अच्छी लड़की को क्यों छोड़ूंगा? क्या तुम्हें पता था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी और बेचैनी के मिले जुले भाव से दिवाकर ने राहुल के दोनों हाथ पकड़ लिए। राहुल इत्मीनान से बोला, सर मैंने सोचा शादी के बाद तो बाहर का ही खाना खाना है, अब कम से कम अभी तो आपके हाथ की कद्दू की कढ़ी और केले की कचौड़ी एंजॉय कर लूं। सब हंसने लगे। दिवाकर भी आराम से बैठ गया। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे सुबह उठ के खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौका देखकर राहुल ने पूछा, सर मैं और विधु शाम को डिनर पर जा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। दिवाकर की हाँ सुनकर राहुल और विधु ठीक से खुश भी नहीं हो पाए थे कि वो आगे बोला, पर भाभी को साथ ले जाना। बस इतनी सी थी ये कहानी।